दोस्तों आज हम जिस जापानीज मूवी को देखने वाले हैं इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स और कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है एक टीचर की जिसके दो स्टूडेंट्स मिलकर उसकी बेटी को जान से मार देते हैं। अब किस तरह वो टीचर अपना रिवेंज लेगी और आखिर उन स्टूडेंट्स ने ऐसा क्यों किया होगा, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्लास से जहाँ पर सभी बच्चे स्कूल की तरफ से मिलने वाला मिल्क पी रहे थे। हर आम क्लास की तरह यहाँ भी बच्चे आपस में बातों में लगे हुए थे और कुछ बुलीज मिलकर एक दूसरे लड़के को बॉल फेंक कर मार भी रहे थे। मगर अजीब बात तो ये थी कि इनकी टीचर मिस यूको के क्लास में आने के बाद भी कोई भी शांति से नहीं बैठता। मिस यूको बच्चों को कुछ बातें बताती रहती हैं लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। फिर वो आखिर में बोलती हैं कि अब इस महीने के आखिर में मैं पढ़ाना छोड़ रही हूँ। ये बात सुनकर सभी हैरान होते हैं और खुशी मनाने लगते हैं कि अच्छा है, इस बेकार टीचर से पीछा छूटेगा। ये क्लास थी 7th ग्रेड और आज इनके इस टर्म का आखिरी दिन भी होता है, यानी कि आज के बाद ये सभी लोग कभी भी मिस यूको से नहीं मिल पाएंगे। अब इसके बाद मिस यूको कहती हैं कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी टीचर थी भी या फिर नहीं। कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। क्लास का एक बुली दूसरे लड़के के बॉल फेंक कर मारता है। तभी एक लड़का सब पर चिल्लाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, टीचर पढ़ा रही हैं। ये बात सुनकर कुछ लड़के उसी से लड़ने जाने लगते हैं। मिस यूको उस लड़के को ही शांत कराकर बैठा देती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि तुम लोगों में से कोई डॉक्टर साकुरा मिया को जानता है क्या? एक लड़का कहता है कि हाँ, मैंने उनकी लिखी हुई बुक पढ़ी है और वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल भी कर चुके हैं। वो सिर्फ एक टीचर बनने के लिए यहाँ पर वापस आए थे। मिस यूको साकुरा मिया की लिखी हुई एक बुक उठाकर सभी को बताती हैं कि पिछले साल ही उन्हें पता चला कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, लेकिन तब भी उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। मिस यूको बताती हैं कि मेरी पहली प्लेसमेंट भी उसी स्कूल में हुई थी जहां पर वो पढ़ाते थे। मिस यूको साकुरा मिया की लिखी हुई बुक को पढ़ने लगती हैं। तभी कुछ लड़के बीच में ही क्लास से उठकर चले जाते हैं। फिर यूको बुक छोड़कर सभी को स्कूल में हुआ एक इंसिडेंट बताने लगती हैं। यूको कहती हैं कि एक रात एक मेल टीचर को उनकी फीमेल स्टूडेंट ने कॉल करके कहा कि अब वो और नहीं जीना चाहती और वो मरने जा रही है। वो मेल टीचर घबराकर तुरंत ही उसके हॉस्टल वाले रूम में पहुंच गए, मगर उस लड़की ने उनकी फोटोज ले ली और फिर अपने पेरेंट्स को दिखाई, जिससे उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि ये टीचर ही गलत है। हालांकि ये सब बस उस लड़की ने प्रैंक करने के लिए किया था, क्योंकि अक्सर ना पढ़ने की वजह से उस लड़की को स्कूल में डांट पड़ती थी। मगर स्कूल ने इस इंसिडेंट से एक सीख ली और एक नया रूल बनाया। अब से जब भी किसी भी लड़के को टीचर की जरूरत होगी तो चाहे उनकी क्लास टीचर एक फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन एक मेल टीचर ही उसकी मदद के लिए जाएगा और फीमेल्स के लिए सिर्फ फीमेल्स टीचर जाएंगी। यूको बताती है कि इसी वजह से मैं चाहकर भी इस क्लास में पढ़ने वाले कई लड़कों की मदद नहीं कर सकती। इसी दौरान हम एक लड़के को देखते हैं। उसे पुलिस ने मैसेज करके छत पर आने के लिए कहा था। वो छत पर जाता है जहाँ पर वो लड़के उसे बॉल से मारने लगते हैं। यहीं पर क्लास में यूको बाकी सभी बच्चों से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइफ के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं कि तुम सब जानते ही हो मैं एक सिंगल मदर हूँ और मुझे अपनी बेटी मनामी के डैड से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। वो बताती हैं कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और जब हम दोनों की शादी होने वाली थी तो उससे कुछ दिनों पहले ही मनामी के डैड को पता चला कि वो HIV वायरस से इन्फेक्टेड हैं और इस वायरस से एड्स होता है। सारे बच्चे ये सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि मिस यूको भी HIV वायरस से इन्फेक्टेड होंगी और ये वायरस हमें भी लग सकता है। एक लड़की तो अपनी सांस भी रोक लेती है। यूको जब एक दूसरी लड़की के कंधे पर हाथ रखती हैं तो वो भी काफी डर जाती है। फिर यूको बताती है कि मेरी बेटी के डैड इस वायरस से इन्फेक्टेड अपने वर्ल्ड ट्रैवलिंग के दौरान हुए थे, लेकिन मैं इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हूँ और जरूरी नहीं है कि HIV वायरस इंटीमेट होने से एक दूसरे में फैल जाए और मैंने खुद भी टेस्ट करवाया था, मुझ में वो वायरस नहीं है। ये सुनकर सारे बच्चे चैन की सांस लेते हैं। फिर वो कहती हैं कि जैसे ही उन्हें ये बात पता चली कि वो HIV वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उन्होंने मुझसे शादी ना करने का फैसला किया और इसी वजह से मैंने बिना शादी के ही उनकी बेटी मनामी को जन्म दिया। सुनने में लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन हकीकत में वो दूसरा इंसान मुझसे ज्यादा दर्द में था। वो कभी भी अपनी बेटी को छू भी नहीं पाया। यूको कहती है कि जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई उसके बाद मैंने अपनी टीचर की जॉब दोबारा शुरू कर दी थी और उस समय तक मनामी डे केयर सेंटर में रहती थी। उसके बाद मनामी को एक लेडी ताकेनाका संभालती थी। उनका घर एक स्विमिंग पूल के पास था और वहाँ पर एक डॉग भी था। मनामी को उस डॉग को खाना खिलाना काफी पसंद था, मगर फिर मिस ताकेनाका की तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। इसी वजह से मुझे स्कूल से जल्दी जाकर मनामी को डे केयर सेंटर से लेने जाना पड़ता था। एक दिन टीचर कॉन्फ्रेंस की वजह से यूको मनामी को स्कूल भी लाई थी
और उसके स्टूडेंट्स मनामी को जानते भी थे। यूको की बेटी मनामी को बनी कैरेक्टर्स बहुत पसंद थे। वो हर सामान, बैग, शूज और हर चीज उन्हीं का खरीदती थी। यूको एक पर्स निकालती है और एक लड़के नाओकी को दिखाकर कहती है कि तुम्हें तो ये याद ही होगा ना नाओकी। दरअसल एक बार मनामी इस पर्स को खरीदने की जिद कर रही थी, लेकिन यूको पहले ही उसे बनी की जैकेट दिला चुकी थी। इसी दौरान नाओकी ने इन्हें देख लिया था और नाओकी ने यूको से कहा था कि ये सिर्फ एक पर्स ही तो है, उसे ये दिला दीजिए ना। नाओकी ये देखकर घबरा जाता है। फिर एक दिन अचानक मनामी गायब हो गई थी। यूको और उसकी स्टूडेंट्स मनामी को हर जगह ढूंढने लगी थी और इन्हें मनामी मिल भी गई थी, मगर वो पूल में थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। यूको इस चीज से टूट गई। पुलिस ने जांच भी की और इस मौत को एक हादसा बता दिया था, क्योंकि मनामी बिना बताए पूल के पास जाती थी और उसी डॉग को खाना खिलाती थी। और ऐसे ही एक दिन शायद जब वो पुल के पास गई होगी तो डूबने से मनामी की डेथ हो गई। मगर यूको कहती है कि ऐसा नहीं है, ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मनामी का मर्डर किया गया है और जिन 2 लोगों ने मनामी को मारा है वो इस वक्त हमारी क्लास में मौजूद हैं। सारे बच्चे ये सुनकर घबरा जाते हैं। यूको बताती है कि कुछ समय पहले ही एक 13 साल की लड़की ने अपने परिवार के 4 लोगों को ड्रग्स देकर जान से मार दिया था, और क्योंकि वो लड़की अभी माइनर थी, इसी वजह से उसे क्रिमिनल ना समझकर माइनर की तरह ट्रीट किया गया और उसे कोई बड़ी सजा नहीं हुई। ये केस बहुत मशहूर हुआ था और इस केस को लुनासी केस के नाम से जाना जाता है। यूको कहती है कि इसी वजह से अगर मैं पुलिस को बता भी दूं कि किन 2 बच्चों ने मेरी बेटी को मारा है, तब भी कानून के हिसाब से उन्हें माइनर समझकर कोई बड़ी सजा नहीं दी जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें भी उन बच्चों का नाम नहीं बताऊंगी। ये सुनकर सभी बच्चे कहने लगते हैं कि हमें उनके नाम जानने हैं। तभी यूको कहती है कि मनामी के डैड डॉक्टर साकुरामिया थे, और ये सुनकर पूरी क्लास शांत हो जाती है। डॉक्टर साकुरामिया बहुत फेमस इंसान थे। यूको कहती है कि इसी वजह से हमने मनामी का फ्यूनरल प्राइवेट रखा था। वहां पर पहली बार और आखिरी बार साकुरामिया ने अपनी बेटी को गले से लगाया था। फिर फ्यूनरल के दौरान ही साकुरामिया ने यूको को बताया था कि उनका HIV वायरस अब पूरी तरह से फैल चुका है और उन्हें एड्स हो चुका है। उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं। आगे यूको बताती है कि मनामी की डेथ के बाद मैं मिस ताकेनाका के घर गई थी ताकि मनामी का सामान वहां से ले सकूं, और वहां पर मुझे ये पर्स मिला, वही पर्स जो मनामी खरीदना चाहती थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये पर्स मैंने उसे कभी दिलाया ही नहीं था। यूको कहती है कि इससे मुझे एक बात पता चली, मनामी को मारने वाले 2 किलर्स हैं और हम उन्हें स्टूडेंट A और स्टूडेंट B कहकर बुलाएंगे। स्टूडेंट A पढ़ाई में बहुत अच्छा है और हमेशा टॉप करता है, और मुझे ये भी पता चला था कि वो थोड़ा साइको है। एलिमेंट्री स्कूल से ही वो कैट्स और डॉग्स को अपने जाल में फंसाता था और अपनी बनाई हुई एक मशीन से उन्हें टॉर्चर करके जान से मार देता था, और वो इस सब की फोटोज और वीडियोस एक वेबसाइट पर अपलोड करता था जो कि उसने खुद बनाई थी। यूको ने उसकी वेबसाइट को भी चेक किया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्लास के ग्रुप में मैसेज आने लगते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि मुझे पता चल गया स्टूडेंट A कौन है। यूको कहती है कि एक दिन स्टूडेंट A मुझसे मिलने आया। उसने मुझे एक पर्स देकर उसे खोलने के लिए कहा, और जैसे ही यूको ने पर्स खोलने की कोशिश की तो उन्हें करंट का झटका लगा, और ये देखकर स्टूडेंट A हंसने लगा। उसने खुद ही ये डिवाइस बनाया था। फिर वो चाहता था कि उसके इस डिवाइस को नेशनल साइंस फेयर कंपटीशन में भेजा जाए। पहले तो यूको ने काफी मना किया, लेकिन उसका मानना था कि उसने एक बेहतरीन डिवाइस बनाया है, इससे पर्स चुराने वालों को बढ़िया सजा मिल सकती है। यूको फिर मान गई और फिर उसके बनाए हुए डिवाइस ने मिडिल स्कूल फाइनल कंपटीशन जीत भी लिया। स्टूडेंट A के बनाए हुए डिवाइस की न्यूज न्यूज़पेपर में भी आई थी। यूको कहती है कि जब मुझे पता चला कि वो पहला किलर है, मैंने उससे बात की। वो पर्स देखने के बाद तुरंत घबरा गया और खिड़की से नीचे कूदने जाने लगा, मगर फिर वो रुक गया और हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर इसके बाद उसने हंसते हुए बड़ी आसानी से बताया कि किस तरह उसने मनामी को मारा। उसके अंदर जरा भी पछतावा नहीं था। यूको बताती है कि स्टूडेंट A का किलिंग का मकसद सिंपल था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया जाने वो कितना जीनियस है। मगर जिस दिन उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपी थी, उसी दिन एक और न्यूज आई। 13 साल की एक लड़की ने अपने पूरे परिवार को ड्रग्स देकर मार दिया था, और उस लुनासी केस ने स्टूडेंट A की इतनी बड़ी जीत को ढक दिया और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये सब सुनकर सभी समझ जाते हैं कि स्टूडेंट A उनकी क्लास का लड़का शुया है, और शुया भी शांति से बैठकर ये सब सुन रहा था। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद यूको स्टूडेंट B के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि वो लड़का पढ़ाई में अच्छा नहीं है। वो स्कूल में स्पोर्ट्स में भी गया था, मगर वहाँ भी वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी मॉम ने उसे प्राइवेट कोचिंग में भी भेजा, मगर इससे भी उसके ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हुए। और तो और एक दिन वीडियो गेम आर्केड में इलीगली जाने की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था, मगर उसे गुस्सा इस बात पर आया कि उसे छुड़ाने के लिए मेरी जगह एक मेल टीचर को भेजा गया, क्योंकि स्टूडेंट भी स्कूल का नया रूल नहीं जानता था।
और इसी वजह से उसने मुझे बुरा टीचर मान लिया। और फिर पिछले साल फरवरी के टाइम पर स्टूडेंट ए ने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए पहली बार स्टूडेंट बी से हाथ मिलाया। उसने अपने बनाए हुए उस डिवाइस को इम्प्रूव कर लिया था और करंट का झटका और बढ़ा दिया था। अब बस उन्हें इसे किसी पर टेस्ट करना था। स्टूडेंट ए और बी दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। स्टूडेंट बी ने कहा कि हमें इस डिवाइस को अपनी टीचर यूको पर टेस्ट करना चाहिए, लेकिन शुया यानी कि स्टूडेंट ए ने मना कर दिया और कहा कि उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता है। ये सुनकर स्टूडेंट बी ने एक नया आइडिया दिया। उसने कहा कि क्यों ना हम यूको की बेटी मनामी पर इसको टेस्ट करें। स्टूडेंट बी ने शुया को ये बात भी बताई कि मनामी एक पर्स खरीदना चाहती है और मैंने खुद उसे जिद करते हुए देखा था। ये बात सुनते ही क्लास के सारे बच्चे समझ जाते हैं कि स्टूडेंट बी कोई और नहीं बल्कि नाओकी है। आगे यूको बताती हैं कि शुया भी स्टूडेंट बी के यही कहने का इंतजार कर रहा था और शुया भी तुरंत ही मान गया। इसके बाद दोनों मिलकर पुल के पास पहुंचे, जहां पर अक्सर मनामी यूको को बिना बताए उस डॉग को खाना खिलाने जाती थी। शुया ने मनामी को वही पर्स दिया जो मनामी चाहती थी। उसने पहले ही इसमें वो डिवाइस रख दिया था और शुया ने मनामी से कहा कि ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है। मनामी ये सुनकर खुश हो गई और उसने पर्स ले लिया, मगर जैसे ही उसने पर्स खोलना चाहा उसे करंट का झटका लगा, जिससे वो वहीं पर गिर गई। वो हिल भी नहीं रही थी। नाओकी ये देखकर घबरा गया और कहने लगा कि इसे क्या हुआ। शुया ने हंसते हुए कहा कि ये मर गई। शुया ने हंसते हुए ये सब कुछ यूको को बताया था। उसने कहा था कि मनामी के मरने के बाद मैंने नाओकी के कान में कहा कि तुम जाकर सबको बता दो कि ये मेरे बनाए हुए डिवाइस से मरी है। ये बोलकर वो चला गया था, लेकिन नाओकी डरपोक था, वो घबरा गया। उसने मनामी की बॉडी को पानी में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। यूको कहती है कि इस तरह मनामी मरी थी। मनामी के मरने की पूरी कहानी जानकर क्लास के सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। यूको फिर एक और खुलासा करती है। वो कहती है कि हकीकत में मनामी इस पर्स के करंट के झटके से नहीं मरी थी। इस पर्स में इतनी ताकत नहीं है कि ये किसी इंसान को मार सके। उस करंट के झटके से मनामी बस बेहोश हो गई थी और नाओकी ने उसे मरा हुआ समझकर घबराकर पानी में फेंक दिया। यूको कहती है कि कितनी चौंकाने वाली बात है, जो मनामी को मारना चाहता था उसका डिवाइस मनामी को मार ही नहीं पाया, और जो इस सब से अनजान था उसने अनजाने में मनामी को पानी में फेंककर जान से मार दिया। यूको कहती है कि इसी वजह से देश का कानून इन्हें माइनर बताकर बड़ी सजा नहीं देगा, इसीलिए मैंने खुद बदला लेने का फैसला किया। आज सुबह स्कूल से मिला हुआ जो मिल्क तुम लोगों ने पिया था, उसमें से 2 लोगों के मिल्क में मैंने डॉक्टर साकुरामिया का खून मिला दिया था, जिसका मतलब है कि अब उन दोनों लड़कों के अंदर भी HIV वायरस आ जाएगा और वो लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये बात सुनते ही पूरी क्लास के बच्चे घबराकर शुया और नाओकी से दूर हट जाते हैं। शुया की तबीयत खराब होने लगती है, वो तुरंत बाहर भाग जाता है। इस तरह यूको के बदले की शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है। इनकी क्लास की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और स्कूल दोबारा शुरू हो जाते हैं। हम एक लड़की मिजुकी को देखते हैं जो कि इन्हीं की क्लास में पढ़ती थी। मिजुकी सोच रही थी कि मिस यूको के जाने के बाद हमारी क्लास को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने जो बातें बोली उसे पूरी क्लास आज तक भुला भी नहीं पाई है। हमें पढ़ाने के लिए अब एक नए टीचर वेरदर आ गए हैं, जो कि काफी अच्छे टीचर हैं। वो हमसे अच्छे से पेश आते हैं। छुट्टियों के बाद से ही नाओकी एक बार भी स्कूल नहीं आया है। टीचर ने हमें बताया कि वो बीमार है, लेकिन हकीकत तो हम सब जानते हैं वो किस वजह से स्कूल नहीं आ रहा। मगर चौंकाने वाली बात तो ये है कि शुया अब भी रोज स्कूल आता है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन पढ़ाते समय वेरदर डॉक्टर साकुरामिया की बुक निकालते हैं और बताने लगते हैं कि साकुरामिया की इस बुक ने उन्हें कितना ज्यादा प्रेरित किया है और साकुरामिया उनके लिए एक आइडल हैं। ये बुक देखते ही सबको वही दिन फिर से याद आ जाता है। सभी बच्चे उस दिन को भुलाने के लिए अब हंसने लगते हैं और वेरदर को लगता है कि वो एक अच्छा टीचर बन पा रहा है। सारे बच्चे वेरदर से अच्छे से बात करने लगे थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, शुया और मिजुकी। फिर एक दिन वेरदर सभी को बताता है कि मैंने तुम सभी से झूठ बोला था। नाओकी बीमार नहीं है, बल्कि उसे एक मेंटल इशू हो चुका है, जिस वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रहा। वेरदर कहता है कि क्यों ना हम सभी लोग उसके लिए नोट्स में अच्छी बातें लिखकर भेजें, ताकि वो अपने मेंटल इशू से लड़ पाए और वापस स्कूल आने लगे। वेरदर कहता है कि मैं और मिजुकी हर हफ्ते उसे वो नोट्स दिया करेंगे। मिजुकी भी तैयार हो जाती है। हालांकि शुया को इस सब से अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर स्कूल के बाद वेरदर मिजुकी को लेकर नाओकी के घर जाता है। ये लोग नाओकी की मॉम को वो नोट्स देते हैं
और उनसे बात करते हैं। नाओकी अपने रूम से बाहर नहीं आता। नाओकी की मॉम वेर्दर से बात करते हुए कहने लगती हैं कि आप एक अच्छे टीचर हो, वरना तो पिछली टीचर उस यूको को तो अपने स्टूडेंट्स की परवाह ही नहीं थी। वो तो कई बार अपनी बेटी के लिए स्कूल खत्म होने से पहले ही वहाँ से चली जाती थी। मिजुकी मन ही मन जानती थी कि नाओकी की मॉम ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्योंकि मर्डर की कहानी यूको ने शुया के बाद नाओकी से भी सुनी थी। उस पूरे समय नाओकी की मॉम ने नाओकी का हाथ थामे रखा। उन्हें काफी बुरा लग रहा था, लेकिन यूको की बेटी के लिए नहीं, बल्कि अपने कातिल बेटे नाओकी के लिए। खैर थोड़ी देर में वेर्दर मिजुकी के साथ यहाँ से चला जाता है। नाओकी की मॉम नाओकी को वो नोट्स देने के लिए उसके रूम का दरवाजा खटखटाती हैं। तभी नाओकी चिल्लाता हुआ बाहर आता है। वो अपनी ही मॉम को धक्का देकर दूर गिरा देता है। उसकी मेंटल कंडीशन अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो अपनी मॉम को अपने आप से दूर करता है और दोबारा अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है। कुछ समय बाद वो शांत होकर बाथरूम जाने लगता है। नाओकी की मॉम मन ही मन सोच रही थी कि ये सब उस औरत यूको की वजह से हुआ है। नाओकी को पता नहीं अब क्या हो गया। वो कभी भी मुझे अपनी चीजें नहीं छूने देता। हर चीज को वो बहुत ज्यादा साफ करता रहता है। कभी भी नहीं नहाता और ना ही अपने बाल संभालता है। नाओकी की मॉम को अपने बेटे की ये हालत देखकर काफी दुख होता है। उन्होंने उस दिन भी यूको को ही उल्टा डांट दिया था और कहा था कि इसमें नाओकी की कोई गलती नहीं है। उस लड़के शुया ने नाओकी से जानबूझकर ये सब करवाया था। नाओकी की माँ उसे संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाओकी दोबारा उन्हें खुद से दूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शुया की हालत भी कुछ बढ़िया नहीं थी। क्लास में सभी बच्चों ने मिलकर उसे किलर कहना शुरू कर दिया था। वो लोग उसे बुली करते थे। उसकी बुक्स पर सभी लोग लिखते थे कि किलर तुझे तो मर जाना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों ने एक गेम भी बना लिया था, जो जितना शुया को बुली करेगा उसे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीतेगा। मिजुकी को ये सब देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर फिर भी वो कुछ भी नहीं करती। फिर एक दिन टीचर सभी बच्चों से कहते हैं कि चलो हम सब नाओकी के लिए कुछ लिखकर भेजते हैं। सारे बच्चे तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। वो लोग एक कार्ड बनाते हैं और दूर दूर वर्ड में लिखते हैं नाओकी किलर। वेर्दर और मिजुकी उसे नाओकी की मॉम को देते हैं। नाओकी अब भी बाहर नहीं आता और इस बार उसकी माँ भी वेर्दर और मिजुकी को बाहर से ही भेज देती हैं। वो समझ चुकी थी कि जब भी वेर्दर यहाँ पर आता है नाओकी की कंडीशन और बिगड़ जाती है। मिजुकी भी अब इस सब से काफी ज्यादा पक चुकी थी। वो एक दिन कहती है कि इस तरह तो नाओकी कभी भी वापस नहीं आने वाला, मगर वेर्दर कहता है कि हमें ट्राई करते रहना होगा। इधर दूसरी तरफ नाओकी की मॉम अब परेशान हो चुकी थी। वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड काम की वजह से बाहर गए हुए हैं और मेरी बड़ी बेटी दूसरे शहर में कॉलेज की पढ़ाई में बिजी है। मुझे ही नाओकी को अकेले संभालना होगा। फिर वो नाओकी के खाने में बेहोशी की दवाई मिला देती हैं और उसके सोने के बाद वो नाओकी के बाल काटती हैं, उसकी बॉडी को साफ करती हैं और उसके रूम को भी अच्छे से क्लीन कर देती हैं। मगर जागने के बाद नाओकी दोबारा चीखना शुरू कर देता है। इस बार नाओकी की मॉम दरवाजा खोलकर अंदर नहीं देखती। वो नाओकी की पुरानी फोटोज को देखकर अपने मासूम बेटे को याद करने लगती हैं। तभी नाओकी बाहर आ जाता है। वो अपनी फोटोज को देखकर कहता है कि ये कौन है और ये हंस क्यों रहा है। कुछ समय बाद नाओकी बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी मॉम सोचती हैं कि शायद अब वो अपने अच्छे दिनों को फिर से याद कर रहा है। वो खुश होकर दोबारा अपनी डायरी लिखने लगती हैं, मगर तभी उनकी नज़र उसी नोट पर जाती है जो दूसरे स्टूडेंट्स ने नाओकी के लिए भेजा था और उन्हें दिखता है दूर दूर अल्फाबेट में लिखा हुआ था किलर, और ये देखकर वो चीखना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वेर्दर क्लास में बताता है कि मुझे कल एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि हमारी क्लास में शुया को बुली किया जा रहा है। वेर्दर को लगता है कि शुया पढ़ाई में अच्छा है, इसी वजह से कुछ बच्चे जेलसी में उसे बुली करते होंगे। वेर्दर सबसे बस इतना कहता है कि तुम्हें जलना नहीं चाहिए और मेहनत से पढ़ाई करके शुया को पीछे छोड़ना चाहिए। मगर वेर्दर के जाने के बाद सारे बच्चे सोचते हैं कि वो नोट वेर्दर को किसने भेजा होगा। शुया खुद ऐसा नहीं कर सकता और सबका शक मिजुकी पर जाता है क्योंकि उसके पास 0 पॉइंट्स थे। उसने एक बार भी शुया को बुली नहीं किया था। ये सभी लोग मिलकर मिजुकी और शुया दोनों को बुली करते हैं और दोनों को किस करवाते हैं और सोचते हैं कि अब HIV वायरस मिजुकी में भी फैल जाएगा। मगर स्कूल के बाद शुया मिजुकी को मिलने बुलाता है। वो मिजुकी को अपने वायरस टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है जो कि नेगेटिव थी, यानी वो HIV वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। मिजुकी कहती है कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी, टीचर ने हमसे झूठ बोला था, असल में उन्होंने मिल्क में कोई ब्लड नहीं मिलाया था। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी शुया उसे रोककर कहता है कि सोडा पियोगी क्या। मिजुकी भी मान जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं। मिजुकी शुया को बताती है कि यूको टीचर चाहे तुम्हें कितना भी हेट कर लें, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकती। वो बात शायद उन्होंने तुम दोनों को परेशान करने के लिए कही होगी।
इसी तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों साथ में काफी मजे भी करते हैं। फिर एक दिन जब क्लास में कुछ लड़कियां मिजुकी को उसकी और शुया की किस करते हुए पिक्चर दिखाकर चिढ़ा रही थी, तो तभी शुया अपनी उंगली काटता है और अपना खून एक लड़के के लगा देता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। शुया मिजुकी को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। वो बाकी सभी लोगों को और भी बुरी तरह से डराने के लिए एक बुरी लड़के को किस कर लेता है, ताकि सब समझें कि उसके अंदर भी अब HIV वायरस आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नाओकी अपने घर से भाग गया था। वो स्टोर में जाकर अपने हाथ काटकर कई सारे सामान पर अपना ब्लड लगा देता है। उसकी मॉम तुरंत वहां पहुंचती हैं और सारा सामान खरीद लेती हैं। नाओकी घर आकर वो खाने लगता है। तभी उसकी मॉम कुछ छूने वाली होती हैं, मगर नाओकी कहता है कि उन्हें मत खाना, नहीं तो आपको भी एड्स हो जाएगा। फिर वो बताता है कि पिछले टर्म के आखिरी दिन में यूको ने मेरे मिल्क को HIV वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था। नाओकी की मॉम ये जानकर हैरान रह जाती हैं। वो नाओकी से तुरंत ही हॉस्पिटल चलने के लिए कहने लगती हैं, लेकिन नाओकी मना कर देता है। वो नाओकी से कहती हैं कि खुद को सजा मत दो, तुमने बस घबरा कर यूको की बेटी को पानी में फेंक दिया था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मगर नाओकी कहता है कि ऐसा नहीं है, जब मैं उसे पानी में फेंकने वाला था ठीक उसी पल वो होश में आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे पूल में फेंक दिया। ये बात जानकर नाओकी की मॉम हैरान रह जाती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ शुया और मिजुकी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मिजुकी भी कोई आम लड़की नहीं थी। मिजुकी उस लड़की को अपना आइडल मानती थी जिसने अपने पूरे परिवार को ड्रग्स देकर मार दिया था। यहाँ तक कि मिजुकी भी उसी लड़की की तरह अलग अलग तरह के ड्रग्स इकट्ठा कर रही थी और वो ब्लॉग भी लिखती थी। शुया और मिजुकी अब काफी समय साथ बिताने लगे थे और शुया ने अपने दिल की सारी बातें मिजुकी को बताई भी थी। फिर वो मिजुकी से पूछता है कि क्या तुम किसी को मारना चाहती हो। इसके कुछ समय बाद वेडर मिजुकी के साथ दोबारा नाओकी के घर जाता है। वो नाओकी से अब किसी भी हाल में मिलना चाहता था ताकि उसकी मदद कर सके, मगर नाओकी की मॉम उसे अंदर नहीं आने देती और अब वो भी समझ चुकी थी कि ये नाओकी उनका पुराना मासूम बेटा नहीं रहा, वो एक किलर बन चुका है। इसीलिए वो अपनी और नाओकी की कॉफी में जहर डालकर दोनों को साथ में मारने का फैसला करती हैं। लेकिन जैसे ही वो चाकू लेकर ऊपर जाती हैं तो नाओकी उल्टा अपनी मॉम का ही मर्डर कर देता है। मिजुकी और शुया इस चीज का फायदा उठाते हैं। मिजुकी टीचर्स और प्रिंसिपल के सामने ये बात कहती है कि नाओकी की वो मेंटल कंडीशन वेदर की वजह से हुई थी, वेदर ने ही उसे ये मर्डर करने पर मजबूर कर दिया। और फिर इसके कुछ दिनों बाद शुया मिजुकी का ही मर्डर कर देता है। अब इसके बाद हमें शुया का पास्ट पता चलता है। शुया की माँ एक बहुत काबिल और जीनियस इंसान थी और अपनी फील्ड में वो रिसर्चर थी, लेकिन उन्होंने एक आलसी आदमी से शादी कर ली। शुया के जन्म के बाद उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा और क्योंकि वो समझदार और इंटेलिजेंट थी, इसी वजह से उन्हें शुया से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वो अक्सर मशीनों को शुया के सामने अलग अलग करके शुया से उन्हें जोड़ने के लिए कहा करती थी और जब शुया ऐसा नहीं कर पाता तो ये देखकर उन्हें काफी गुस्सा आता। धीरे धीरे उनका ये गुस्सा बाहर आने लगा। वो शुया को काफी मारने लगी। फिर एक दिन आखिरकार उनके हस्बैंड ने बीच में आकर उन्हें रोका, मगर फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपना करियर दोबारा शुरू करेंगी। उन्होंने शुया के डैड को डाइवोर्स दे दिया और शुया को छोड़कर वो हमेशा के लिए चली गईं। शुया उनके पीछे दौड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद से बस शुया एक ही चीज चाहता था कि एक दिन वो इतना काबिल बने कि उसकी की हुई इन्वेंशन को पूरी दुनिया के साथ साथ उसकी मॉम देखें और वापस उसके पास आ जाएं। हमेशा की तरह शुया इसी चीज को बताते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसे वो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेगा। वीडियो के दौरान शुया बताता है कि मैंने अब एक बॉम्ब बनाया है जिसे मैंने स्कूल में लगा दिया है और जब ग्रेजुएशन का दिन होगा तब शुया अपनी स्पीच के बाद उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा और वो अपने साथ साथ पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर मर जाएगा। तब शायद पूरी दुनिया और उसकी मॉम जान पाएंगी कि वो कितना जीनियस था। उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए शुया को बस अपने फोन में एक नंबर डायल करना है। शुया इतने सारे मर्डर्स को इमेजिन कर रहा था। इसके बाद वो इस वीडियो को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट भी करता है। साथ ही हमें पता चलता है कि उसकी माँ के जाने के बाद शुया के डैड ने नई शादी कर ली थी। उन्हें शुया की जरा भी परवाह नहीं थी। शुया भी अपनी मॉम की दी हुई बुक्स पढ़ता था, जिससे उसकी नॉलेज बढ़ती गई। वो बुक्स उसकी मॉम ने जाते हुए उसे दी थी। उनसे शुया को काफी कुछ सीखने को मिला। शुया के आसपास जितने भी उसके बराबर के लड़के थे वो कभी भी ये नहीं समझ सकते थे कि शुया कितना जीनियस है। इसी वजह से शुया ने खुद अपनी एक वेबसाइट बनाई थी। उसने अपनी बनाई मशीनों की जानकारी उस वेबसाइट पर पोस्ट भी की थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मगर फिर जब शुया ने जानवरों को टॉर्चर करने वाली मशीन बनाई और उनकी वीडियोस पोस्ट की तो कई सारे लोगों ने उसकी वेबसाइट पर कमेंट किया।
फिर शुया चाहता था कि उसके बनाए हुए डिवाइस की फोटो न्यूज़पेपर में आए ताकि उसकी मॉम उसे देख पाए और समझ पाए कि जिसे वो छोड़कर गई थी वो कितना जीनियस है। इसी वजह से शुया ने वो पर्स बनाया था। मगर जिस दिन उसके डिवाइस को इनाम मिला और उसकी न्यूज़पेपर में न्यूज आई तो उसी दिन उस लड़की के मर्डर की न्यूज भी बाहर आई थी और इस तरह शुया की न्यूज दब गई। मगर इसके बाद शुया समझ गया कि अगर उसे अपनी मॉम का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा, उसे किसी का मर्डर करना होगा। इसके बाद उसने एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसे एक लड़के को चुनना था जो बिल्कुल बेवकूफ हो। उसने नाओकी को चुना। शुया नाओकी से मिला और उसकी तारीफ करने लगा कि मैं तुमसे कई दिनों से बात करना चाहता था, तुम कितने कूल हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। नाओकी भी अकेला था, कोई भी उससे बात नहीं करता था। इसी वजह से नाओकी शुया के जाल में फंस गया। नाओकी दिल से शुया से दोस्ती करना चाहता था। मगर फिर उस दिन यूको की बेटी के बेहोश होने के बाद शुया ने नाओकी से कहा कि तुम सबको बता सकते हो ये मेरे डिवाइस से मरी है। और जाते वक्त शुया ने नाओकी से ये भी कहा था कि तू तो कभी भी मेरे बराबर था ही नहीं, तू बेवकूफ है और तू एक फेलियर है। और इस बात ने नाओकी को गुस्सा दिला दिया था। इसी वजह से जब नाओकी ने देखा कि यूको की बेटी होश में आ गई है तो वो खुश हुआ। उसने जानबूझकर मनामी को पूल में फेंका ताकि साबित कर सके कि असली फेलियर तो शुया और उसका डिवाइस है। इस तरह नाओकी वो अचीव कर पाया जो शुया चाहता था। शुया ने बाद में उससे कहा भी था कि तूने उसकी बॉडी पानी में क्यों फेंकी। और तब नाओकी ने शुया को जरा भी भाव नहीं दिया। उसने कहा कि जा सबको बता दे कि मैंने ही मनामी को पानी में फेंककर उसे मारा है। शुया ने फिर यूको को सब कुछ बता दिया। मगर यूको ने भी दोबारा पुलिस कंप्लेन नहीं की। और तो और उस दिन उसने शुया की बेइज्जती करते हुए कहा कि इस डिवाइस में इतनी पावर नहीं है कि ये किसी की जान ले पाए। फिर उसने मिल्क में ब्लड मिले होने का खुलासा किया। शुया तुरंत क्लास से भाग गया था क्योंकि वो घबराया नहीं था बल्कि वो हंसना चाहता था। वो इस बात से बहुत खुश हुआ था क्योंकि अगर उसे एड्स हो जाता है तो फिर तो उसकी मॉम को शुया को देखने वापस आना ही होगा। मगर फिर शुया को पता चला कि यूको ने झूठ बोला था। फिर इसके बाद वो मिजुकी से मिला और तब से वो मिजुकी के साथ अपना समय बिता रहा था। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नाओकी अपनी मॉम को मारने के बाद और भी ज्यादा पागल हो चुका था। नाओकी मानता था कि ये सब कुछ यूको की वजह से हुआ है। वही वेदर को हर हफ्ते उसके घर भेजती थी। शुया ने अपने कमरे में अकेला रहना भी इसी वजह से शुरू किया था क्योंकि वो यूको की बात को सच मान बैठा था। उसे सच में लगा था कि उसके अंदर मिल्क पीने की वजह से HIV वायरस आ गया है और अगर उसके सामान और किसी भी चीज को उसकी मॉम ने छुआ तो उन्हें भी एड्स हो जाएगा। इसी वजह से उसने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। वो जानबूझकर नहाता भी नहीं था और हर चीज को अच्छे से साफ करता था। मगर फिर एक दिन जब वो जागा तो देखा कि उसके बाल कट चुके हैं। वो परेशान हो गया और जब उसकी मॉम ने उसे मारने की कोशिश की तो नाओकी ने अपनी ही मॉम को मार डाला। इसके बाद पुलिस ने नाओकी को अरेस्ट कर लिया था। उसी दिन नाओकी की न्यूज को टीवी पर देखते हुए शुया ने भी मिजुकी से लड़ना शुरू कर दिया। वो मिजुकी से कहने लगा कि तुम पागल हो, ये ड्रग्स इकट्ठा करके आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। मिजुकी ने भी जवाब दिया कि तुम भी तो बस अलग अलग तरीकों से अपनी मॉम की अटेंशन पाना चाहते हो, तुम डायरेक्ट उनसे जाकर बात क्यों नहीं करते, या तुम्हें डर है कि वो दोबारा तुम्हें ठुकरा देंगी। शुया को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो एक ट्रॉफी मिजुकी के मारता है। तभी कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। मिजुकी ने यूको को दोबारा देखा था। वो वेदर के साथ थी और उनसे कुछ बातें कर रही थी। वेदर के जाने के बाद मिजुकी यूको से मिली थी। उसने पूछा कि आपने वो मिल्क वाली बात झूठ क्यों बोली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेदर ने अब स्कूल में पढ़ाने जाना छोड़ दिया है क्योंकि उसे लगता है कि नाओकी ने अपनी मॉम का मर्डर उसी की वजह से किया है। मिजुकी भी यही मानती थी कि इसमें वेदर की गलती है, लेकिन यूको कहती है कि ये सब मैंने किया था। मैंने ही जानबूझकर वेदर को बताया था कि जिस साकुरा मिया को वो अपना आइडल मानता है उनकी बेटी मर चुकी है और उसकी वजह क्या है। और मेरे ही कहने पर वेदर हर हफ्ते नाओकी के घर जाता था, फिर चाहे उसे धक्के मारकर बाहर ही क्यों ना निकाल दिया जाए। उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और अनजाने में नाओकी को तड़पाया। यूको कहती है कि उसी ने मुझे बताया था कि शुया को बुली किया जा रहा है और तब मैंने उसे आइडिया दिया कि तुम एक नकली नोट बनाओ और कहो कि तुम्हें ये किसी ने दिया है और इसमें लिखा है कि शुया को बुली किया जा रहा है और उन्हें समझाओ। यूको कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि इससे बुलिंग नहीं रुकेगी बल्कि और बढ़ जाएगी। आगे यूको बताती है कि ये सब मेरा ही प्लान था। मैं चाहती थी कि बुलिंग से परेशान होकर शुया साइड कर ले, मगर फिर मिजुकी तुम उसकी जिंदगी में आ गई और तुम उससे काफी अच्छे से पेश आई, जिससे मुझे काफी दुख हुआ। यूको कहती है कि मैं सच में उनके मिल्क में साकुरा मिया का ब्लड मिलाने वाली थी, लेकिन साकुरा मिया ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि नफरत का जवाब
कभी भी नफरत से नहीं दिया जाता, इससे तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझे रोक लिया, हालांकि मैं उन दोनों को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि उनके मिल्क में साकुरा मिया का ब्लड मिला हुआ है। आगे यूको कहती है कि अगर मैं वो ब्लड मिल्क में मिला भी देती तो तब भी उनमें वो वायरस फैलने के चांसेस बिल्कुल 0 थे, और अगर उन्हें एड्स हो भी जाता तो भी दवाइयों से वो ठीक हो सकते थे। और अगर हमें भी साकुरा मिया के इन्फेक्टेड होने के बारे में पहले ही पता चल जाता तो शायद साकुरा मिया आज जिंदा होते। यूको कहती है कि तुम सबको भी ये बात नहीं पता थी, इसी वजह से उस दिन तुम सब कितना घबरा गए थे। यहीं हम देखते हैं कि यूको को आज भी दुख था। वो दूर बैठी हुई एक फैमिली को देखकर सोच रही थी कि उसकी बेटी अगर जिंदा होती तो उसकी भी एक खुशहाल फैमिली होती, लेकिन उन दोनों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ये सब सुनकर मिजुकी बताती है कि टीचर, इसमें शुया की भी गलती नहीं है। इसके बाद मिजुकी यूको को सब बताती है कि आखिर क्यों शुया ने ये सब किया था, उसे बस अपनी मॉम की अटेंशन चाहिए थी। ये बात जानकर यूको जोर जोर से हंसने लगती है और यहाँ से चली जाती है। हालांकि दूर जाकर वो दोबारा रोने लगती है। उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था, मगर फिर वो खुद को संभालती है क्योंकि अब उसे एक आखिरी काम करना था। प्रेजेंट टाइम में मिजुकी के ट्रॉफी मारने के बाद शुया फिर उसे जान से मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े करके अपने फ्रीजर में रखता है। इसके बाद वो वीडियो बनाकर इस सब के बारे में बताता है और अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करता है। वो वीडियो में ही बताता है कि आखिरकार एक दिन उसे उसकी मॉम की तरफ से एक मेल मिला। उसकी मॉम ने उसे इतने सालों बाद मिलने बुलाया था, वो भी उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर उनकी लैब थी। शुया खुश था कि आखिरकार वो उनसे दोबारा मिलेगा और उसने दूर से ही उनके रूम में उन्हें बैठा हुआ देख लिया था। मगर तभी उसके दिमाग में एक बात आई, वो हकीकत में अपनी इस बॉडी की तारीफ नहीं सुनना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी मॉम उसका टैलेंट देखें और जाने कि वो कितना जीनियस है और उसकी तारीफ करें। इसीलिए शुया बिना मिले वहां से चला गया। फिर उसने अपना बॉम्ब बनाया और उसे स्कूल में लगा दिया। शुया ये वीडियो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करता है और यूको भी इस वीडियो को देख लेती है। इसके बाद ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। शुया सबके सामने अपनी स्पीच देता है और बताता है कि मेरी एक टीचर थी यूको, उन्होंने हमें बताया था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और हर किसी की लाइफ बराबर होती है। मगर फिर वो धीरे से कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद वो अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करता है और बॉम्ब को ब्लास्ट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। शुया नीचे देखता है तो वहां से बॉम्ब गायब हो चुका था। शुया हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद उसके पास एक कॉल आती है, वो यूको थी। यूको कहती है कि तुम्हारा बनाया बॉम्ब मेरे पास है। यूको कहती है कि तुम्हें डायरेक्ट मार देने से मेरा बदला पूरा नहीं होता, इसीलिए मैं रोज तुम्हारी वेबसाइट को चेक किया करती थी और इससे मुझे तुम्हारे बॉम्ब के बारे में पता चला। आगे यूको कहती है कि वैसे तुमने अपनी लास्ट वीडियो में झूठ क्यों बोला, असल में तुमने यूनिवर्सिटी में अपनी मॉम को देखा ही नहीं था और मुझे ये बात इसीलिए पता है क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद थी। यूको बताती है कि तुम्हारी मॉम बनकर मैंने ही वो ईमेल तुम्हें भेजा था और तुम भागे भागे यूनिवर्सिटी आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हें पता चला कि जिस मॉम से तुम दोबारा मिलने के लिए तड़प रहे थे उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली है और वो हनीमून पर गई हैं। यूको कहती है कि जिस मिजुकी को तुमने मार दिया उसी ने मरने से पहले मुझे बता दिया था कि तुम ये सब कुछ बस अपनी मॉम की अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो, और फिर मैंने तुम्हारी मॉम का पता लगाया, जिसके बाद मैंने जानबूझकर तुम्हें वो ईमेल भेजा, और जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें भुला दिया है तो तुम टूट गए, और यही चीज मैं चाहती थी। इसी वजह से तो तुमने स्कूल में बॉम्ब फिट किया था ताकि तुम अपने साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी मार दो। शुया ये सब जानकर गुस्से में चीखने लगता है। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एक टीचर उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन्हें भी गिरा देता है। यूको फोन पर उससे बात करती रहती है और कहती है कि पुलिस को मिजुकी की बॉडी मिल गई होगी, वो जल्दी ही तुम्हें पकड़ने स्कूल आने वाले होंगे, और तुम भी ये बात जानते हो कि तुम एक माइनर हो, इसीलिए तुम्हें बड़ी सजा नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैंने आज सुबह स्कूल में लगाया हुआ तुम्हारा बॉम्ब निकाल लिया था, और फिर मैं एक इंसान से मिलने गई, उसी इंसान से जिससे मिलने के लिए तुम तड़प रहे हो। मैंने उस बॉम्ब वाले बैग को वहीं पर छोड़ दिया, और आज स्पीच खत्म करने के बाद जब तुमने बॉम्ब को ब्लास्ट किया तो वो बॉम्ब स्कूल में नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम की लैब में ब्लास्ट हुआ। ये सब जानकर शुया के होश उड़ जाते हैं। उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो अपने होश में नहीं रहता। वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे जब उसने ट्रिगर दबाया तो बॉम्ब ब्लास्ट के साथ उसकी मॉम भी खत्म हो गई। शुया ये सब सोचकर पागल हो जाता है। यूको उससे फोन पर कहती है कि वो बॉम्ब तुमने ही बनाया था और उसे एक्टिवेट भी तुमने ही किया, ये सब तुम्हारी गलती है। शुया चीखकर जोर जोर से रोने लगता है। फिर यूको शुया के सामने आकर उससे बात करती है और कहती है कि ये मेरा बदला था, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बनाना। यूको उसके बाल पकड़ती है और कहती है कि अब जाओ, अब से तुम अपने आप को बदलने की शुरुआत कर सकते हो। यूको की आंखों में भी आंसू थे, मगर फिर वो
इविल स्माइल देती है और लास्ट में कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।